प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है प्रारंभिक कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना गया, क्योंकि ह्यूम को भारतीयों ने कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में देखा था। इधर डफरिन ह्यूम से नाराज होकर इसे बेईमान, धूर्त तथा पागल तक घोषित कर दिया। वस्तुतः डफरिन को बंबई के गवर्नर रे ने एक रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार ह्यूम भारत में आयरलैंड की तरह स्वदेशी भावना को केंद्रित कर रहा था। अतः डफरिन का ह्यूम से नाराज होना स्वाभाविक ही था। लेकिन शुरुआती चरणों में कांग्रेस के प्रति उसके नज़रिए में किसी प्रकार से कठोर रूप नहीं दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति कठोर होता गया। कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश नज़रिए को 3 चरणों में बांट करके देखा जा सकता है। तब ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण को समझने में हमें आसानी होगी। ये जो 3 चरण हैं, इन्हें निम्न भागों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक चरण अर्थात पहला चरण 1885 से 1887 ईस्वी तक। दूसरा चरण 1887 से 1904-05 तक। और तीसरा चरण 1904-05 से 1908-09 तक माना जाता है। अब हम पहले चरण का विश्लेषण करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के प्रथम चरण में ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण किस प्रकार था। इस चरण में कांग्रेस की गतिविधियों के प्रति अंग्रेजों का दृष्टिकोण साधारणतः आलोचनात्मक ही रहा। प्रारंभिक काल में अंग्रेजों ने कांग्रेस को बहुत हल्के तौर पर लिया। वहीं कांग्रेस को सिर्फ भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के एक समूह के रूप में देखती रही, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य कर रही थी। वह कांग्रेस को सामाजिक तौर पर एक आधारहीन संस्था समझती रही, जिसका सामाजिक आधार अत्यंत सीमित था। अतः इस समय उसका दृष्टिकोण खुले तौर पर विरोध का नहीं रहा। इस चरण में ब्रिटिश सरकार ने यदाकदा मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण भी दिखलाया, जैसे प्रथम सत्र में हेनरी कॉटन, विलियम वेडरबर्न जैसे अधिकारियों का हिस्सा लेना। दूसरे सत्र में डफरिन ने कुछ सदस्यों का स्वागत राजधानी कलकत्ता में विशिष्ट अतिथि के रूप में किया, क्योंकि इस कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को रखा गया था। तीसरे सत्र का आयोजन मद्रास में हुआ, 1887 में हुआ, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति थे। तीसरे सत्र में मद्रास के गवर्नर द्वारा कांग्रेस के सदस्यों के लिए भोज का आयोजन करना, अर्थात यह कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण यानी 1885 से 1887 के बीच कांग्रेस का ब्रिटिश सरकार का रवैया कठोर नहीं था।
लेकिन 1887 के पश्चात जब दूसरा चरण शुरू होता है, यानी 1887 से 1904-5 तक, ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति बदलना शुरू हो गया था। कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, 1888 में हुआ। इस चरण में कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण खुलकर विरोधी हो चुकी थी। इसका प्रमुख कारण था कांग्रेस की गतिविधियों का शैक्षणिक वर्ग तक सीमित न रहकर स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लेना था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कथन इस दिशा में प्रमुख संकेत हैं। लॉर्ड डफरिन का कथन है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार के स्टेटमेंट आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, नेट का एग्ज़ाम हो या आपके कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम हो या पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम हो। तो स्टेटमेंट भी आप लोग ध्यान रखना कि कांग्रेस के संबंध में क्या क्या कहा गया है और किसने कहा है। आगे जब हम करेंगे फैक्चुअल के रूप में, तब इसको हम विस्तृत रूप से करेंगे। तो लॉर्ड डफरिन का कथन है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तथा कर्जन का कथन है कि कांग्रेस अपनी मृत्यु की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरा एकमात्र उद्देश्य है उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग करना। ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप लोग याद रखना, लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। इसी दौरान कांग्रेस की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश शासन ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति का अमल करना प्रारंभ कर दिया, जिसके माध्यम से राष्ट्रीयता के विकास को प्रतिसंतुलित किया जा सके। क्योंकि इस दौरान हिंदू मुस्लिम 1857 के विद्रोह के पश्चात हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीयता की भावना अत्यंत मजबूत हुई थी और अंग्रेजों का एकमात्र दृष्टिकोण यही था कि भारतीयों में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता को तोड़ा जाए। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसे को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। उच्च स्तरीय और मध्यम वर्गीय मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध भड़काए जाने का प्रयास किया जाने लगा। अंग्रेजों ने सरकारी सेवाओं के मुद्दों पर शिक्षित भारतीयों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष को प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया। हिंदी उर्दू विवाद को प्रोत्साहन दिया गया एवं समस्त सामंती वर्गों एवं बुद्धिजीवी वर्ग के बीच के संघर्ष को प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि सामंत वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग ये दोनों भी एक दूसरे के विरुद्ध आ गए थे। संकीर्ण और रूढ़िवादी विचार वाले नेताओं के साथ सहयोग की नीति बनाई गई, क्योंकि उन्हें पता था कि संकीर्ण विचारधारा के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे तभी इनके बीच में फूट पड़ेगी। अंग्रेजों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार प्रसार में प्रेस तथा उच्च शिक्षा की भूमिका को बड़े पैमाने पर समझा, क्योंकि प्रेस वह माध्यम था जो जनता की आवाज़ बन करके ब्रिटिश सरकार को कहीं न कहीं डरा रहा था, और प्रेस वह माध्यम था जिसके माध्यम से जनता के बीच में सरकार की जन विरोधी नीतियों को प्रेस लेके जा रहा था। अतः इसने कांग्रेस के इन पैरों को पंगु बनाने का प्रयास किया, जिसके तहत 1898 में प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त करने का प्रयास किया गया तथा 1903 में शिक्षा अधिनियम यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। सरकार का मानना था कि प्रेस ही लोगों को भड़का रही है और अधिक प्रेस कांग्रेसी नेताओं के ही थे। तो दूसरी तरफ वे उच्च शिक्षा संस्थानों को राजनीतिज्ञ राष्ट्रवादी नेताओं को पैदा करने वाला कारखाना समझता था, क्योंकि यहाँ छात्र
आधुनिक और प्रगतिशील शिक्षा को ग्रहण कर ब्रिटिश शासन के स्वरूप की विवेचना करने लगे थे। अतः उसने वैसे शिक्षा के स्थान पर, यानी जो प्रगतिशील शिक्षा थी, उनके स्थान पर धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर बल देना शुरू किया। अभी यानी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा हो रही थी, लेकिन अब इन लोगों ने धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया था। तो दूसरे चरण में ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। अब तीसरे चरण में कांग्रेस की प्रारंभिक कांग्रेस की स्थापना के तीसरे चरण, जो कि 1904-05 से 1908-09 तक चलता है, इस चरण में कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल दोनों वर्गों का प्रभाव बढ़ने लगता है और एक नवीन विचारधारा जो उग्रवादी राष्ट्रीयता का उद्भव भी इसी काल में होता है, जो अंग्रेज सरकार के लिए एक नई चुनौती थी। इस उग्रवादी राष्ट्रीयता ने पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के सम्मुख स्वदेशी और स्वराज्य जैसी मांग को रखा। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, इस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, जिन्हें आधुनिक भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, उसमें स्वराज्य शब्द को रखा गया। राष्ट्रीय आंदोलन के सम्मुख स्वराज्य जैसे विस्तृत मुद्दों को रख दिया था, जो अब तक कांग्रेस के इतिहास में शामिल नहीं था। अतः ब्रिटिश सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। इसके लिए उसने एक नई रणनीति अपनाई और वह नीति थी नरम दल और गरम दल वालों को आपस में लड़ाना। और संयोग से नरम दल और गरम दल का आपस में संघर्ष हुआ, जिसका परिणाम कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ। कांग्रेस का सूरत विभाजन होने से नरम दल अलग हो गया, गरम दल अलग हो गया। अब ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण यह था कि नरम दल वालों को प्रोत्साहन देना तथा गरम दल वालों का दमन करना, क्योंकि जब कांग्रेस में ही फूट पड़ गई तो इनको नियंत्रित करना ब्रिटिश सरकार के लिए आसान था। सरकार ने उग्र राष्ट्रीय नेताओं के प्रति दमन की नीति अपनाई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नरम दल को अपने साथ करने की कोशिश की। अंततः ब्रिटिश नीति कामयाब रही और उसका नतीजा निकला कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभिक कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण प्रारंभ में उदारवादी था, कठोर होता गया, दूसरे चरण में कठोर हुआ और तीसरे चरण में उन्होंने अपने फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से कांग्रेस को नियंत्रित किया। थैंक यू।